हेलो दोस्तों, आपका विशाल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं जो क्लास 6 क्लास की है। जिस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ये। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इसी चैनल के ऊपर जैसे एनसीईआरटी की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो अगर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का नाम क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो हम इसी के टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे कि सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे, पहली हेडिंग क्या है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले ये हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि ये क्लास 6वीं क्लास के एनसीईआरटी नोट्स हैं जितने भी, और ये आपके हेल्पफुल करने वाले हैं कि जैसे आपका सीटेट है और भी जैसे टीचिंग एग्ज़ाम है जो एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे 6वीं क्लास के जितने भी स्टूडेंट वगैरह हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि ये सारा का सारा शॉर्ट सारांश है स्टोरी का। ठीक है, तो चलिए अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जो हेडिंग थी मेरी, लोग कहाँ रहते थे। तो इस टॉपिक पे शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं। तो कहीं लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों में से यहाँ रहने वाले लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ठीक है, किससे परिचित थे? विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखिर शिकार भी करते थे। तो हमें आगे इस टॉपिक में हमने पढ़ा क्या, आगे तो हमें सब समझना जरूरी है ना। तो हमें इसमें ये कह रखे कि जैसे कहीं लाख वर्ष पहले, तो लोग वाग पहले सबसे पहले कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पे रहते थे। तो सबसे पहले ये हमें जानना चाहिए कि जितने भी कुशल संग्राहक हैं, देखो साफ साफ दे रखा है जितने भी कुशल संग्राहक हैं। तो क्वेश्चन ये भी बना सकता है, अगर एमसीक्यू बेस फैक्ट पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले लोग वाग कहाँ रहते थे, तो साफ साफ लिखा है नर्मदा नदी के तट पे रहते थे। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन कर दिया जाए कि नर्मदा नदी के तट पे क्यों रहते थे, क्योंकि सबसे पहले देखो हमारा अगर जीवन, हम जो लोग वाग थे सबसे पहले ये देखते थे कि खाना वगैरह कहाँ है। तो वो खाना उनको क्या मिलता था? जैसे जड़ों हो गई या फिर फल वगैरह हो गए, जंगल के अन्य और भी चीज़ें हो गई। तो पेड़ों से ज़्यादातर ये अपना फल वगैरह या खाना का या फिर रिसोर्स वगैरह वहीं से कलेक्ट करते थे। अगर अब इनकी बात करते हैं तो भैया जब रहेंगे तो वहाँ पानी की रिक्वायरमेंट होगी। जब पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो इन्होंने नदी वगैरह का इन्होंने चॉइस किया, इसलिए ये नदी के तट पे आके रहते थे। अगर नदी के पास में रहेंगे तो ये अच्छे से फसल वगैरह कर सकते हैं, फसल भी करेंगे तो इनका अच्छा उत्पादन होगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, नर्मदा नदी के तट पे इन्होंने आके रहने लगे। ठीक है, अब इसी टॉपिक पर अगर हम आगे चलें तो फिर मेरी दूसरी हेडिंग है, उस हेडिंग का नाम है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ या फिर किरथर पहाड़ियाँ। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, चलो देखते हैं। इसी क्षेत्र में क्या है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, कितना? 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। देखिए सबसे पहले कौन सी फसल जैसे उगाई थी? स्त्री और पुरुष ने गेहूं और जौ जैसी फसलों के उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया था। क्वेश्चन यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले लोग बागों ने किसको पालतू, कौन से जानवरों को पालतू बनाया था? तो देखो भेड़ है आपकी, बकरी है और क्या है, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। भैया ये कहाँ रहते थे लोग बाग? गांव में रहते थे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, आगे इसका सारांश समझना चाहिए। देखो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, यहाँ पर लोगों की विशेषता का बता रखी है कि सबसे पहले इन लोगों ने कौन सी फसल का उपजाऊ किया था। देखो सबसे पहले इन्होंने कौन सी किया था? गेहूं और जौ जैसी फसलों का सबसे पहले इन्होंने फसल वगैरह उपजाना शुरू किया था। और इन्होंने सबसे पहले कौन से
पालतू पशु इनके पास कौन थे सबसे पहले? भेड़ थी, बकरी थी, गाय बैल जैसे पशुओं को इन्होंने पालना शुरू कर दिया था। ये लोग कहाँ रहते थे? तो गांव में रहते थे। चलिए आगे आगे चलते हैं। तो आगे मेरा क्या है? गारो तथा विंध्य पहाड़ियों। इसमें क्या है? इसमें चला देखते हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले ये आ जाता है कि कृषि का विकास कहाँ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए, गारो। ठीक है। और आगे इसमें चलें तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सबसे पहले चावल उपजाए गए, तो वो कहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाए गए? वे स्थान थे विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? विंध्य के उत्तर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। तो इसमें क्या है? देखो, सिंधु तथा सहायक नदियाँ, ये देखो ज़्यादा हम डिटेल इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि क्लास 6वीं क्लास के ये NCERT नोट्स हैं, मतलब एक 6वीं क्लास के रिलेवेंट तक ही मैंने ये जितना पेपर के रिलेवेंट है वही मैंने अटेंड कर रखा है। पूरा का पूरा चैप्टर इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ आ सकती है पेपर में वही चीज़ को मैंने अटेंड किया है। ठीक है। तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभ नगर फले फूले जैसे इसमें थे, इम्पोर्टेंट थे। जैसे भैया कौन कौन से थे इसमें बता रखा है? गंगा, इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटी, जैसे ये रखा है गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे। ठीक है। इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो अगर वर्ष की बात कर दी जाए, मतलब कहने का मतलब विकास की बात कर दी जाए, तो कितने वर्ष लगभग हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अगर हम इसके आगे चलते हैं तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि मतलब इसी के आगे डिस्क्राइब है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास, ये लिखा है गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध या फिर वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। ठीक है। कौन सा? गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र, जो गंगा के जो दक्षिण वाला एरिया है वो आसपास वाला एरिया क्या है? प्राचीन काल में मगध या फिर अभी कह सकते वर्तमान में तो वो बिहार के नाम से जाना जाता है। चलिए देश के नाम वगैरह पे हम चर्चा करते हैं, कैसे कैसे नाम है, कैसे क्या नाम वगैरह पढ़ाए थे। तो जो इंडिया शब्द है वो कहाँ से निकला है? इंडस से निकला है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति या फिर कहाँ से निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में से हम सिंधु कहा जाता है। ठीक है। किसे क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदी या फिर हिंदोस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। देखिए, यूरानियों और यूनानियों ने सिंधु या फिर हिंदी अथवा हिंदोस इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। कौन से वाले को कहा था इन्होंने? पूर्व में स्थित जितने भी हैं इनको क्या कहा था? इंडिया बोला था। तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडस से निकला है, जो संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है। और जो डेट भी दे रखी है, कितना डेट दे रखी है? देखो आपके सामने दे रखा है ना, देखो 2500। ठीक है, वर्ष पूर्व। आगे अगर इसमें हम देखें तो जो भारत नाम है, जो आपका जो भारत नाम है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष प्राचीन या फिर पुरानी ऋग्वेद में भी किया गया है। ठीक है। अब हम इसके आगे जानने की कोशिश करें, अतीत के बारे में कैसे जानें। अब मेरी हेडिंग आती अतीत के बारे में, भैया हम कैसे जानें? तो अतीत की पुस्तकें हाथी से लिखी होने के कारण, वेरी सॉरी, हाथ से लिखी होने के कारण, किससे? हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाली मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू है। क्या है? मेनू। ठीक है। आगे हम चलते हैं इसमें, तो आगे अगर इसमें देखें तो क्या चीज़ है इसमें, ज़रा ध्यान देते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे कि ये पांडुलिपियाँ प्राय
ताड़पत्रों, अब ये आ जाता है कि जो पांडुलिपियाँ थीं वो किस पे यह लिखी जाती थीं, ये किस पे लिखी जाती थी, ताड़पत्रों पे, अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो है भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, जो पांडुलिपियाँ थीं या किस पे लिखी जाती थीं या कहाँ से कैसे क्या है। तो भुर्ज नामक है, जो भुर्ज नामक पेड़ है उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, जैसे संस्कृति होगी, प्रकृति और तमिल। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातात्विक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो, पुरातात्विक कहलाते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है इतिहास और तिथियों। चलो एक नज़र हम इस पर भी डालते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं यह गौर करते हैं। चलिए, तो क्या है, ईसा पूर्व का तात्पर्य होता है या फिर ईसा पूर्व का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ये इम्पोर्टेंट है और एक एक नंबर में ये पूछ ली जाती हैं। अगर सीटेट के माध्यम से बात करें तो सीटेट में 2019 के पेपर में ये पूछा गया था कि बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाती है। बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी तिथियों से पहले एडी या फिर हिंदी में ईसवी लिखा मिलता है आपको। तो इसकी फुल फॉर्म की बात कर दी जाए तो क्या होता है, एनो डोमिनी। क्या होता है, एडी का मतलब एनो डोमिनी नामक। अब एनो डोमिनी क्या है, नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। किससे बना है, लैटिन शब्दों से बना है। तथा इसका तात्पर्य यह है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से कभी कभी एडी की जगह सीई भी मिलता है। क्या मिलता है आपको, एडी की जगह पे कभी कभी क्या मिलता है, सीई भी मिलता है। कॉमन एरा, जो सीई का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, क्या होता है, कॉमन एरा। तथा बीसी की जगह पे हमें क्या मिलेगा, बीसीई, जिसे हम इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, जिसका है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप अगर मेरे चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।